जादुई आंवले का अचार। कमल आंवले के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वो आंवले उतार रहा था। एक बाल्टी भर गई है, आज के लिए इतने आंवले बहुत है जी। ठीक है, फिर मैं नीचे उतर जाता हूँ। उसके बाद दोनों नींबू के पेड़ से नींबू उतारते हैं। ये कहानी है मधुबन गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार कमल और उसकी पत्नी राधा की। कमल की गांव में ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन घर के पास एक छोटा सा बगीचा था जो कि उसके पिता ने लगाया था, जिसमें आंवले के पेड़, नींबू के पेड़ और एक इमली का पेड़ था। जब आंवले और नींबू का सीजन होता तो कमल आंवले, नींबू, इमली सब उतार लिया करता था। उसने वहीं एक ठेली भी लगाई हुई थी जहां वो ये सारा सामान बेचा करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पाता था। कमल की एक 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था रूपा, और वो पास ही के स्कूल में पढ़ा करती थी। सुनो जी, आज घर आते समय राशन लेकर आना, सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। सुबह से रात हो जाती है। इधर कमल भी बहुत ज्यादा सामान नहीं बेच पाया था। आज तो 100 रुपए के ही आंवले और नींबू बिक पाए हैं। इसका क्या राशन लेकर जाऊं? कमल दुकान पर जाता है और थोड़ा राशन लेकर घर आता है। राधा सबके लिए खाना बनाती है और वो सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। पिताजी, अगले महीने मेरे स्कूल में फंक्शन है। टीचर बोल रही थी कि उस दिन सबने परी वाली ड्रेस पहननी है। आप भी मेरे लिए ले आओगे? राधा और कमल एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे थे। बेटा, अभी सब खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाते समय कोई बात नहीं करता। चलो जल्दी से खाना खत्म करो। अगली सुबह राधा कमल से बोलती है, सुनो जी, वो मीना बहन आई थी, बता रही थी कि हमारे गांव में 10 दिन का कैंप लगने जा रहा है, जहां पर महिलाओं को अचार, पापड़ आदि बनाना सिखाएंगे। तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं भी ये सारी चीजें सीख लेती हूँ, फिर हम भी अचार पापड़ बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। अरे, हमसे कौन अचार लेगा? यहाँ तो सबको अचार बनाना आता ही है, और ये लोग फालतू में पैसे भी ले जाएंगे तुमसे। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे इस कैंप की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अजी, फीस की कोई जरूरत नहीं है। ये कैंप महिलाओं के लिए फ्री में लगाया जा रहा है, ताकि हम भी काम करने में सक्षम हो और अपना घर चला सकें। अच्छा, फिर तो ठीक है, तुम भी करके देख लो, क्या पता कोई काम बन जाए। कुछ ही दिनों में कैंप लगता है, जिसमें गांव की महिलाओं को अचार, पापड़, मुरब्बा ऐसे बहुत सी चीजें सिखाई गई थी। राधा खूब मन लगाकर सब सीखती है और घर आकर वो अचार, मुरब्बा बनाकर देखती है। कैंप में सबको राधा का बनाया हुआ अचार और मुरब्बा बहुत पसंद आता है। एक दिन राधा कमल से बोलती है, आप आज मेरे लिए पेड़ से आंवले और नींबू उतार दो, मुझे अचार और मुरब्बा बनाना है। कमल भी पेड़ से काफी सारे आंवले उतार देता है। राधा अचार बनाती है और जब रात को कमल घर आता है, आ गए आप, देखो मैंने आंवले का अचार और मुरब्बा बनाया है, जरा आप चक्कर तो देखिए कि कैसा बना है। कमल अचार खाता है और खाते खाते रुकता ही नहीं। कैसा बना है जी, कुछ तो बताओ। अरे राधा, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या अचार बनाया है। इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में अच्छा बना है। कमल बिना कुछ बोले अचार और मुरब्बा खाए जा रहा था। बस भी करो, मैंने खाना भी बनाया है, अब क्या अचार से ही पेट भर लोगे आप? तुमने अचार ही ऐसा बनाया है। अगले दिन कमल आंवले और नींबू का अचार और मुरब्बा भी ठेली पर रख लेता है। पहले दिन तो बहुत कम अचार बिक पाता है। कमल अपने घर जाता है। क्या हुआ, अचार नहीं बिका क्या? जहाँ मैं ठेली लगाता हूँ वो इतना बड़ा बाजार नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग होते हैं।
मुझे शहर में जाकर अचार बेचना चाहिए। अगले दिन राधा फिर से अचार बनाती है और कमल उस अचार को लेकर बाजार के पास ठेली लगा लेता है। आंवले का अचार ले लो, खट्टा मीठा अचार, आंवले का मुरब्बा ले लो। आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ जाते हैं और कमल से अचार और मुरब्बा खरीदते हैं। आज तो अच्छे पैसे बन गए हैं और सारा अचार और मुरब्बा भी बिक गया है। आज जाते समय रूपा के लिए बहुत अच्छी सी एक परी वाली ड्रेस ले लूंगा, वो देखकर बहुत खुश होगी। कमल दुकान से एक बहुत सुंदर ड्रेस लेता है और अपने घर जाता है। रूपा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बेटा। क्या लाए हो पिताजी, जल्दी बताओ ना। ये देखो, तुमने ऐसी ड्रेस लेने के लिए बोला था ना। रूपा वो ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। माँ, देखो पिताजी मेरे लिए परी जैसी ड्रेस लेकर आए हैं। अच्छा दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। राधा, तुम्हारा बनाया हुआ सारा अचार और मुरब्बा आज बिक गया। पता है, ठेली पर आज लोगों की लाइन लगी थी। अब से तुम और ज्यादा मात्रा में अचार और मुरब्बा बनाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ना और ज्यादा अचार बनाऊंगी। आप मुझे पेड़ से आंवले और नींबू उतार कर दे देना। अब राधा घर पर अच्छा अच्छा अचार बनाती और कमल उसे बाजार में ले जाकर बेच आता था। लोगों को राधा का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद आया करता था। कुछ ही दिनों में वो अचार पूरे शहर में मशहूर हो गया था और लोग उसके अचार की बहुत प्रशंसा भी करते थे। अब राधा और कमल अपनी ठेली की जगह एक बड़ी दुकान बना लेते हैं और राधा भी अपनी मदद के लिए कुछ और महिलाओं को अपने साथ रख लेती है, जो राधा की अचार बनाने में मदद करते थे। अब राधा ने आंवले के अचार के और मुरब्बे के साथ और भी कई तरह के अचार, जैसे नींबू का अचार, गलगल का अचार, आम का अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि वो बनाकर बेचा करती थी। सुमन ने गांव की कई गरीब महिलाओं को अपने पास काम दिया था। अचार बनाने का सारा काम राधा देखती थी और बेचने का काम कमल देखता था। अब वो दोनों मिलकर अपने काम को बहुत आगे ले जाते हैं और कुछ ही सालों में अपनी एक अचार की फैक्ट्री बना लेते हैं। बीटेक पानीपुरी वाली दमयंती आज बहुत खुश थी। उसकी जीवन का आधार पोती अंजलि आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर जा रही थी। 70 वर्ष की उम्र में आज 30 वर्ष की महिला की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। अरे पुनिया, थोड़ा सा दही लेकर आ अपने घर से। मेरी अंजलि आज पहली बार अकेले शहर जा रही है। दही खाकर जाएगी तो सारे काम अच्छे से होंगे। लाती हूँ, लेकिन तू अपने आप को संभाल, कल रात से जागी हुई है। कुछ हो गया तो फिर देखने वाला कोई भी नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कौन सा कहीं दूर जाना है। अंजू के जाने के बाद तो दिन भर आराम ही करना है। बस जल्दी से अंजू इंजीनियर बन जाए, तब इसका हाथ किसी राजकुमार के साथ पिला कर गंगा नहाऊंगी। दादी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि नहीं करनी मुझे शादी वादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तांगे पर बैठकर अंजलि अपनी दादी और पुनिया के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दमयंती अपने पल्लू से बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। बेटी सरला और दामाद 15 वर्ष पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वही अंजलि को पाल पोस रही थी। दादी देखो, मेरी ट्रेन आ गई। चाचा थोड़ा तेज तेज हाँको ना तांगे को, वरना ट्रेन छूट जाएगी। बेटा तू जाकर अपनी सीट देख, हम तेरा सामान लेकर आते हैं। अंजू बेटा, इस झोले में तेरे खाने का सामान है, रास्ते में खा लेना। ट्रेन का सामान नहीं खाना, बोतल में पानी रखा है वो पी लेना, और अजनबियों से ज्यादा बात मत करना और ना ही उनकी किसी चीज को खाना। ठीक है दादी, सिग्नल हो गया है, मैं चलती हूँ। रोना मत और टाइम से खाना खाना। पुन्नी चाची, दादी का ख्याल रखना। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ लेती है।
इधर प्लेटफॉर्म पर दमयंती दहाड़ मारकर रोने लगती है। पुनिया और तांगे वाला मिलकर किसी तरह उसे घर लाते हैं। उधर दूसरे दिन अंजलि ट्रेन से उतरकर सीधे कॉलेज पहुंचती है। वहां पहले ही रोहन और उसकी टीम नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ओ मैडम, ये कबाड़ी का दुकान नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपनी कबाड़ कहीं और ले जाओ। भैया मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, वो लेट हो रही थी इसलिए सामान सब लिए डायरेक्ट स्टेशन से कॉलेज ही आ गई। क्या? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं एक लौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। तुम देहाती लोग में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है, जहां गई वहीं रिश्ता बनाने लगती हो। डॉली, इस बहन जी को जरा मेरे बारे में बताओ। हाँ बहन जी, किससे मिलना है तुम्हें? माली से मिलना है या किसी पियोन से? मुझे किसी से नहीं मिलना, बल्कि एडमिशन काउंटर पर जाना है। आज मेरा एडमिशन का लास्ट डेट है, प्लीज काउंटर किधर है बताइए ना। रोहन आंख मारते हुए, डॉली इसे 2 नंबर काउंटर पर भेज दो। वो सामने सीढ़ी देख रही हो, बस उसके बगल में एक गेट है, उस गेट को खोलकर घुस जाना, अंदर में तुम्हें एडमिशन का काउंटर मिल जाएगा। ओके थैंक्स सिस्टर। अंजलि जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाती है, अंदर टॉयलेट देखकर वो वापस निकल आती है। सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अंजलि किसी तरह एडमिशन काउंटर पर पहुंचकर एडमिशन ले लेती है। उधर गांव में दमयंती के घर पर, दमयंती, ओ दमयंती, घर और जमीन के कागज कब दोगी? आज पूरा 1 साल हो गया तुम्हें पैसा लिए हुए, न मूल दे रही हो न सूद। अरे करौड़ी, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, पाई पाई मिल जाएगी। मेरी पोती को इंजीनियर तो बनकर आने दो। वो सब मैं नहीं जानता, 1 सप्ताह के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन सब मेरी हो जाएगी। इसके बदले मैं तेरी पोती की फीस भर दूंगा। गांव का होने के नाते इतना मैं कर सकता हूँ बस। इस तरह करौड़ी दमयंती की सारी जमीन लिखवा लेता है। अब दमयंती पुनिया के यहाँ रहती है और गांव में बर्तन मांजकर किसी तरह अपने दिन गुजारती है। इधर शहर में अंजलि की रूम पार्टनर सोनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अंजलि, आज लास्ट सेमेस्टर का फीस भरने का आखिरी दिन है, अगर फीस नहीं भरी तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मुझे मालूम है बहन, दादी को 2 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे इंतजाम करेगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे पुन्नी चाची तुम? हाँ बेटी, अपनी दवाई लेने यहाँ आई थी, तेरी दादी ने ये पैसे भेजे हैं, रख ले, मुझे देर हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे चाची रुकोगी नहीं? नहीं बेटी, डॉक्टर साहब फिर उठ जाएंगे, मैं चलती हूँ। पुनिया आंखों की आंसू छुपाते हुए तेजी से वहां से निकल जाती है। वहां शहर के सबसे बड़े सोनार के यहाँ दमयंती ने सुहाग की अंतिम निशानी गले का हार बेचकर अंजलि को पैसे दिए थे। अंजलि इन सब बातों से बेखबर फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करके अपने गांव पहुंचती है। पुन्नी चाची, अरे ओ पुन्नी चाची, मेरे घर में ताला क्यों लगा हुआ है और दादी कहाँ है? दादी अंदर है, अंदर चल। अरे बाद में आऊंगी चाची आपके घर, पहले थोड़ा अपने घर में जाकर फ्रेश हो लूं। दादी, ओ दादी, चलो चाबी ले आओ अपने घर की, देखो मैं बीटेक होकर आई हूँ। तभी करोड़ी मल वहां आता है। चाबी? कैसी चाबी? किसके घर की चाबी? बेटी ये अब घर मेरा है, तेरा घर बिक चुका है। करोड़ी चाचा, मुझे ऐसी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ, बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। बेटी अंदर चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। अंजलि घर के अंदर जाते ही सन्न रह जाती है। एक खाट पर बूढ़ी बीमार दादी खांसते हुए उसे निहार रही थी। अंजलि को समझते देर नहीं लगती। दूसरे दिन वो वापस शहर जाती है, लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन बाजार में कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने वाले से उसका सामना होता है। अंजलि बेटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भैया काम की तलाश में भटक रही हूँ 1 महीने से, लेकिन कहीं काम नहीं मिला।
अब लगता है गाँव वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ। तुम कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा दुबई चला गया है और मुझे भी बुला रहा है। अब एक लौता बेटे के सिवा मेरा तो कोई भी नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते मैं दुबई जा रहा हूँ। वैसे बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अरे भैया, मेरे ऐसे हालात देखकर आपको लगता है कि मैं कुछ बुरा मानूंगी? बिटिया, तुम्हें याद है एक बार जब लगातार बारिश हो रही थी तो तुमने 3 दिनों तक पानी पूरी अपने घर से बनाकर मुझे लाकर दी थी, और वो पानी पूरी इतनी टेस्टी थी कि 2 घंटे में ही सब बिक गए थे। हाँ भैया, आपको आज तक याद है। तो जब तक काम ना मिले तुम मेरी दुकान यूज कर सकती हो। वैसे भी मैं दुकान समेटकर दुबई जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें अपने ही कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने में शर्म आ सकती है। शर्म कैसी भैया, बल्कि मैं तो बीटेक पानी पूरी वाली लिखकर पानी पूरी बेचूंगी। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर कल से दुकान तुम्हारी। दूसरे दिन कॉलेज के ठीक सामने बीटेक पानी पूरी वाली साइन बोर्ड के साथ ठेला लग जाता है। कॉलेज के पास से गुजरने वाले लोग एक बार ठहरकर देखने लग जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो कुछ हौसला देते, पर जिसने भी पानी पूरी खाई उसके स्वाद के गुलाम हो गए। एक दिन, अरे डॉली, ये देख, बीटेक पानी पूरी वाली, ये तो अपनी कबाड़ वाली है। हाँ, ये तो वही है। अरे तू, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे लोग कबाड़ का ही काम कर सकते हैं। रोहन, कम से कम कबाड़ का धंधा इससे तो अच्छा था। ये तो अपने कॉलेज की इज्जत ठीक सामने पानी पूरी बेचकर पूरी तरह से तार तार कर रही है। खैर, कबाड़ वाली 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर दे। हम यहाँ खाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। और सुन, बचे पैसे ना टिप समझकर रख ले। आप बचे पैसे वापस रख लो और मुझे अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। अंजलि का व्यवहार और पानी पूरी की लाजवाब टेस्ट के कारण जल्द ही पूरे शहर में बीटेक पानी पूरी वाली फेमस हो जाती है। कई बड़े बड़े शहरों में बीटेक पानी पूरी वाली की ब्रांच खुल जाती है। अंजलि का नाम अब शहर के प्रसिद्ध करोड़पतियों में गिना जाने लगता है। अंजलि अब अपनी दादी के साथ शहर के बीचों बीच शानदार आलीशान बंगले में रहना शुरू कर देती है। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और वो आज ऐसे फील्ड में है जिसमें अक्सर बहुत से लोगों को काम करने में शर्म आती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।